SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर औफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में स्पेशल एजुकेशन की डेवलपमेंट को पढ़ा था, 1906 से लेकर 1986 तक। देन हमने 1986 से ऑनवर्ड हमने 2003 तक पढ़ा था। सेंटर में हमने पॉलिसीज को देखा था, ठीक है। और पॉलिसीज के बाद हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इससे पहले हम तकरीबन 17 फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। देन आगे चलते हैं अपने पॉलिसी से आगे, ठीक है। तो इसमें 18 पॉइंट पे है हमारे पास नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था और ये प्लान फॉर्मुलेट कब किया गया था? 2006 में, ठीक है। तो ये प्लान डिजाइन किया गया था 2002 की पॉलिसी के अंडर। तो एनपीए क्या होता है? एनपीए स्टैंड फॉर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान में वो तमाम फीचर्स, वो तमाम जो एक्सेस हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को दी गई थी, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक्शन बनाया गया था। ये प्लान ऑफ एक्शन जो है ये एक काउंसिल थी, उसके तहत ये फॉर्मुलेट किया गया। दैट इज कॉल्ड नेशनल काउंसिल ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये काउंसिल का नाम है। इसके अंडर ये एक्शन प्लान फॉर्मुलेट हुआ। तो ये काउंसिल फॉर्मुलेट की गई। तो पॉलिसी तो फॉर्मुलेट हो गई थी, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो मैकेनिज्म बनाना है। अब जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन था, ये नेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के अंडर, ये जो काउंसिल थी इसके अंदर डिफरेंट टीम्स बनाई गई थी। उनकी सुपरविजन में, उनकी निगरानी में, उनकी मॉनिटरिंग में ये इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। 2002 की जो पॉलिसी थी, ठीक है। इसमें डिफरेंट टीम्स थी, डिफरेंट लोगों की निगरानी में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। इसमें डिफरेंट लोग जो थे उनकी निगरानी में। अच्छा, इसमें जो टीम्स थी वो कौन कौन सी थी? वो डिफरेंट प्रोफेशनल्स की टीम थी अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी। जिस तरह की भी डिसेबिलिटीज के बारे में जो है वो काम होना था, इकदाम होने थे, उसके हवाले से उस तरह के एक्सपर्ट्स, उस तरह के प्रोफेशनल्स को एज अ टीम मेंबर्स बना दिया गया था एज अ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। अब उसमें हमारे प्रोफेशनल्स में कौन से आ जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल हमारा जो स्टाफ है वो आ जाता है इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अलावा डिफरेंट थेरेपिस्ट के जो साइकेस्ट्रिस्ट की जो टीम है वो इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। ताकि नेशनल स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी 2002 इसके जो मेन फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं वो सब इम्प्लीमेंट हो जाएं। क्योंकि देखें, आमतौर पर क्या होता है कि पॉलिसी फार्मुलेट तो कर दी जाती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो सिर्फ एक दस्तावेज की हद तक रह जाती है, लेकिन वो कंट्री में किसी भी एरिया में वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। लेकिन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्शन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था। अच्छा, पॉलिसी वो पॉलिसीज जो फार्मुलेट कर दी जाती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसका कोई फायदा नहीं होता। किन लोगों को फायदा नहीं होता? टारगेट पॉपुलेशन को, जिनके लिए वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। तो इस पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए इसलिए कहा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट हो, फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, ये इस चीज़ का भी मतलब कि अगर मॉनिटरिंग वगैरह ना की जाए तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि पॉलिसी किस हद तक इम्प्लीमेंट हुई है। अगर बना दी जाए और बस इतना कह दिया जाए कि जी इसको फार्मुलेट कर दें, अगर मॉनिटरिंग टीम नहीं होगी, ठीक है, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी नहीं होगी प्रॉपर। इसके अलावा इस चीज़ को भी मॉनिटरिंग किया जाए कि जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको इसका फ़ायदा कितना हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत अच्छा इकदाम था। इस प्लान में
2002 के जो की फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया गया, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई थी, और बल्कि बात नहीं की गई थी बल्कि इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा गया था, कि मीन्स के टीम्स बना दी गई थी, उनकी निगरानी में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी। इसमें नंबर 1 पॉइंट पे हमारे पास क्या है, प्रिवेंट्स। इसमें पहला जो की फीचर था वो क्या था, प्रिवेंट्स, मतलब डिसेबिलिटी से बचना कैसे है। ठीक है, अब सब हमने प्रिवेंट्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था कि डिसेबिलिटी से कैसे बचना है, कैसे हमने लोगों को अवेयर करना है कि डिसेबिलिटी से कैसे बचा जाए। मीन्स के एक तो डिसेबिलिटी होगी लेकिन अगेन डिसेबिलिटी ना हो। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन को फोकस करते हुए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में इसके लिए डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स मीन्स के अब देखें प्रोफेशन प्रिवेंट करने के लिए डिसेबिलिटी से, इसमें भी डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी टीम्स बनाई गई थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि डिसेबिलिटी से बचना कैसे है। पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इनकी टीम बनाई गई थी, और एजुकेशनल प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पर मुश्तमिल टीम्स बनाई गई थी। टीम्स को तरतीब दिया गया था, और इन टीम्स को मोबाइल टीम्स को मीन्स के इन टीम्स को मोबालाइज करने के लिए डिफरेंट एरियाज में इनकी ड्यूटीज जो हैं वो असाइन कर दी गई थी, कि ये डिफरेंट एरियाज में जाके अवेयर करेंगे लोगों को कि डिसेबिलिटी से कैसे बचना है। और डिसेबिलिटी से कैसे बचना है इसको हम विद इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कि कैसे बचना है, जीन थेरेपी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट का बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए डिसेबिलिटी से बचने के लिए। बैलेंस्ड फूड के बारे में बात की थी कि बैलेंस्ड फूड जो है वो होना चाहिए। तो इसके बारे में मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, देन आगे चलते हैं। जो भी टीम्स बनाई गई थी वो उन टीम से कहा गया था कि वो एरिया टू एरिया विजिट करें और लोगों को बताएं कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इस चीज़ से अवेयर करें लोगों को, क्या असरात हो सकते हैं एक इंडिविजुअल पर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पर, या फिर उसकी फैमिली पर क्या असरात हो सकते हैं, सोसाइटी पर क्या असरात हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अवेयर करें। और डिसेबिलिटी से प्रिवेंशन किस तरह पॉसिबल है, ठीक है, ये भी बताएं कि ठीक है अगर डिसेबिलिटी होगी तो फिर उससे जो है वो मजीद डिसेबिलिटी से कैसे बचना है। एक तो लोगों को इस हवाले से गाइड किया गया इस प्लान में। ठीक है, लोगों को प्रॉपर अवेयर किया जाए। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को इस हवाले से इक्विप्ड किया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए कि उन्हें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिवेंट होना है। ठीक है, डिसेबिलिटी की जो प्रिवेंशन है उसको पॉसिबल बनाया जा सके। इसके अलावा इस चीज़ को भी इस चीज़ में ऐड किया गया था इस एक्शन में कि जो डिसेबिलिटी की वजूहात हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। मीन्स के डिसेबिलिटी की रेशियो को कम किया जाए। नंबर 2 पे क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। मीन्स के डिसेबिलिटी पहले प्रिवेंट कर लिया, प्रिवेंट के बाद अब डिसेबिलिटी अगर हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ पे बात की गई थी नंबर 2 पॉइंट पे। हमारा नंबर 2 जो इसका की फीचर था वो क्या था, डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करना है या डायग्नोज कैसे करना है। इसके लिए भी प्रोफेशनल्स की टीम्स तरतीब दी गई थी और इनमें भी सेम तरह के प्रोफेशनल्स शामिल थे। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही प्रोफेशनल्स शामिल थे। नेम दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्ली इंटरवेंशन। अब डिसेबिलिटी को हमने क्या कर लिया, जज कर लिया, डायग्नोज कर लिया। डायग्नोज करने के बाद अब पता चल गया कि बेबी जो है वो डिसेबल है। अब क्या करना है, उसको अर्ली इंटरवेंशन देनी है उसकी फैमिली को। अर्ली इंटरवेंशन की एज क्या रिक्वायर्ड होती है, बर्थ टू 3 ईयर 3 साल तक की एज में जो है वो अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाती हैं, अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसमें भी प्रोफेशनल्स की टीम्स होती हैं जो पेरेंट्स को अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करती हैं। मींस के वो पेरेंट्स को गाइड करती हैं कि आपने अपने बेबी के साथ किस तरह से रहना है, उसे किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयर्ड के साथ है तो आपने उसको कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, उसको गाइड कैसे करना है, उसको ओरिएंटेशन मोबिलिटी सिखानी है, किस लेवल पे आके सिखानी है, उसको एजुकेशन कौन सी देनी है, उसके ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो गाइड किया जाता है। वो तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज डिटेक्ट हो जाएंगे। डिटेक्ट होने के बाद
आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है, उन्हें फिर मेडिकल रिहेबिलिटेशन दी जाती है। अगर मेडिकल रिहेबिलिटेशन से भी कोई बात ना बने तो फिर अर्ली इंटरवेंशन टीम के पास रेफर कर दिया जाता है। फिर अर्ली इंटरवेंशन टीम उसको गाइड करती है, सर्विसेज देती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन में डिसेबिलिटी का जो तो डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। मजीद मतलब डिसेबिलिटी तो हो गई है, लेकिन इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ना हो, कोई असर ना हो, उसे इंडिपेंडेंट करने के लिए ये अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जितनी भी मेडिकल रेमेडी उसकी इंडिविजुअल की पॉसिबल होती है उतनी तो उसको दे देते हैं, लेकिन इस मींस के अब एक डिसेबिलिटी है, उसको प्रॉपर तो मेडिकल ट्रीटमेंट से जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता। मतलब रेमेडी के अकॉर्डिंग तो मेडिकल ट्रीटमेंट दें, लेकिन जितना हो सके उतना दे दें। अब नहीं हो रहा, ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर अर्ली इंटरवेंशन टीम के पास रेफर कर दें। मेडिकल इंटरवेंशन के बाद क्या होता है, इंडिविजुअल की रिहेबिलिटेशन पर, एजुकेशन पर फोकस किया जाता है कि उन इंडिविजुअल्स को लाइफ गुजारने के काबिल, ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाए, उन्हें इंडिपेंडेंट किया जाए, उन्हें वो तमाम स्किल्स सिखाई जाएं जिन स्किल्स को अडॉप्ट करके, गेन करके, हासिल करके वो डिसेबिलिटी के साथ मुआशरे का एक कारआमद फर्द बन सकें और आम लोगों से पीछे ना रहें। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन वही के रेगुलर स्कूल्स में तालीम दिलवाई जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, क्योंकि 2002 की पॉलिसी में ये तय हुआ था कि बहुत रैपिड इंस्टीट्यूट तो नहीं बन सकेंगे, बट तो इसके इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से इंस्टीट्यूट नहीं बन सकेंगे, डेवलप नहीं हो सकेंगे। तो इससे के लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रेगुलर स्कूल्स में तालीम दिलवाएं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की गई थी। मीन्स के इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जाए, जो आइडेंटिफाई उन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या था? एक तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने का बेसिकली पर्पज़ ये था कि एक पहला ये था कि एक तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी नॉर्मल जो विदाउट डिसेबिलिटीज़ चिल्ड्रंस हैं उनके इक्वल हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके तमाम जो नीड्स हैं वो उनके इक्वल हैं, जस्ट कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी हैं उनकी भी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी भी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो सेम ही हैं। इसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी कुछ एडिशनल नीड्स अकॉर्डिंग टू एजुकेशन हो सकती हैं, जैसे कि ब्रेल बुक्स हो गई, लार्ज प्रिंट हो गया, इसके अलावा साइन लैंग्वेज हो गई, एट्सेट्रा। तो इन्हें जो उनकी एडिशनल नीड्स हैं उन्हें थ्रू स्पेशल एजुकेशनिस्ट एड्रेस करके इन बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में तालीम दी जाए। दूसरा ये कि ये पॉसिबल नहीं था कि ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी है कि इन बच्चों के लिए रैपिड, ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी तेज़ी से रैपिडली इन बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाए जा सकें, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की गई थी और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया था इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में तालीम दी जाए, इस पर इम्प्लीमेंट के लिए भी कहा गया था। और ये नेशनल प्लान ऑफ एक्शन का पर्पज़ भी यही था कि इंक्लूसिव एजुकेशन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन और इस पर बात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी तमाम जो उन तमाम लोगों की जो एक्सेस हैं उनको रेगुलर स्कूल में पॉसिबल बनाया जा सके। रेगुलर स्कूल में मीन्स कि अगर उनको लार्ज प्रिंट की ज़रूरत है तो वो रेगुलर स्कूल में लो विजन को लार्ज प्रिंट प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर किसी को किसी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो वो उसे रेगुलर स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। और जो हमारे रेगुलर स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग फैकल्टी है, स्टाफ है, उसको ट्रेन किया जाए कि उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कैसे अकोमोडेट करना है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को एजुकेट कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फार्मूलेट किया गया इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह फिर आगे चलते हुए इन इदारों को, इन इंडिविजुअल्स को असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड करना था, ताकि हर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, अवेलेबल असिस्टिव डिवाइसेस हैं,
उसे इक्विप्ड किया जाए, उन्हें वो प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी फंक्शनल स्किल्स को इन्हेंस किया जा सके। और जो अवेलेबल आईसीटी है, आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस तक इनकी एक्सेस को पॉसिबल बनाया जा सके। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया था नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया गया था। और बाकी जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उन पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। देन आई थिंक सो 25 पॉइंट्स थे। अच्छा फेलोज़, हमने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के बारे में देखा मोटी मोटी चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेस किस पे करता है? नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2006, ये सारे का सारा बेस करता है 2002 की पॉलिसी पर, ठीक है। नेशनल पॉलिसी है ना स्पेशल एजुकेशन की 2002 की, तो ये सारे का सारा उस पे बेस करता है। तो उसको इम्प्लीमेंट 2002 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2006 फार्मूलेट किया गया था। तो इसका बेसिकली पर्पस यही था कि जो नेशनल पॉलिसी है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन से आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अच्छा तकरीबन हमने स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान को पढ़ा था। तो अच्छा ये आगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 19, ठीक है। 19 पॉइंट है स्पेशल सिटीज़न एक्ट 2008। 2008 में एक एक्ट बना था, कानून बना था, ठीक है। स्पेशल सिटीज़न एक्ट है वो, ठीक है। स्पेशल सिटीज़न इसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ नहीं सॉरी, इसमें है कि इसमें जो चीज़ें डेवलप हुई थी वो क्या थी, डेवलपमेंट जो हुई थी। एक्ट से मुराद क्या है? एक्ट से मुराद है कानून, मींस के एक कानून बना था 2008 में। इसमें डिफरेंट की फीचर्स या इसमें डिफरेंट की पॉइंट्स पे बात की गई थी, और वो हैं नंबर 1 पे है प्रोविज़न ऑफ सीट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरे सूबे में जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर व्हीकल्स में एक सीट मखसूस कर दी जाएगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है इसका ब्लाइंड पर्सन्स के लिए और फिज़िकल डिसेबल के लिए फुटपाथ पर सेपरेट प्लेसेस जो हैं वो डेवलप की जाएंगी, बनवाई जाएंगी, ठीक है। फुटपाथ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, फ़िज़िकल डिसेबल के लिए और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। नंबर 2 पे ये है, ठीक है। इस एक्ट में इस चीज़ पे भी काम करने के लिए कहा गया था। और डिसेबल के लिए जो है वो रोड्स बिल्डिंग्स फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे बात की गई थी, इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। और प्रायोरिटी फॉर क्रॉसिंग रोड्स, रोड को क्रॉस करने के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी स्पेशली, ठीक है। और इसके लिए मतलब इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए कही गई थी रोड क्रॉसिंग की? ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो इंश्योर करेगी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। मींस के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी कि कौन इसको यकीनी बनाएगा? इसको जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रोड क्रॉसिंग की फैसिलिटी थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताई गई थी, ठीक है। उसके ज़िम्मे लगाया गया था कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि क्या जो रोड क्रॉसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को या फिर नहीं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, 20 पॉइंट है स्पेशल सिटीज़न राइट टू कंसेशन इन मूवमेंट, ठीक है। राइट टू कंसेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। राइट टू कंसेशन ये 2009 में हुआ था, ठीक है। इसमें है कि इस एक्ट के अंडर ये भी एक एक्ट था, कानून बना था 2009 में, ठीक है। इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था? एयर, रेलवेज, PIA, अदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ आर बाउंड, ठीक है। उनको बाउंड कर दिया गया था, उन अथॉरिटीज़ को, जितनी भी एयर्स की हैं, रेलवेज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं, इनको बाउंड कर दिया गया था। और कि वो जो किराया चार्ज करेंगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ से वो लेस हाफ चार्ज करेंगी, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड जो किराया है उससे जो है वो हाफ चार्ज करेंगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ से ये अथॉरिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मुशर्रफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें 21 पॉइंट है रोल ऑफ मुशर्रफ गवर्नमेंट।
अच्छा, इसमें मुशर्रफ गवर्नमेंट ने क्या कहा था? मुशर्रफ गवर्नमेंट ने ये कहा था कि डिफरेंट न्यू स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, और इसके अलावा और ये 2002 की पॉलिसी के तहत जो है वो कहा गया था, ठीक है। और इसमें ये कहा गया था कि जितने भी स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज को डबल कर दिया जाएगा, इन्हेंस करके बढ़ा के डबल कर दिया जाएगा। और 22 पे है एनजीओज़, ठीक है। अच्छा, इसमें है कि डिफरेंट एनजीओज़ आर वर्किंग, डिफरेंट एनजीओज़ जो हैं वो वर्क कर रही हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन के लिए ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए डिफरेंट एनजीओज़ वर्क कर रही हैं पाकिस्तान में, ठीक है। जैसे कि नंबर लेबर्ड है, ठीक है। लेबर्ड ये एक एब्रीवेशन है एनजीओ का, LABARD, लेबर्ड, ठीक है। तो ये एक एनजीओ है। सेव द चिल्ड्रन एनजीओ है, ये काम कर रही है पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की रिहेबिलिटेशन के लिए। पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन, एक ये एनजीओ काम कर रही है पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। फिज़िकल हैंडीकैप एसोसिएशन एट्सट्रा, ये जो एनजीओस हैं जिनके नाम मैंने कुछ गिनवाए हैं, तो ये एनजीओस पाकिस्तान में काम कर रही हैं किसके लिए? पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। 23 पे है ब्रेल चेक बुक्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन ने जो है वो इशूड करवाया था ठीक है, डायरेक्टिव्स टू इशू ब्रेल चेक बुक, ठीक है। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को जो है वो डेवलपमेंट करवाई थी, और ये इस्लामाबाद में हुई थी फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, टॉकिंग एटीएम्स है आगे, ठीक है। टॉकिंग एटीएम्स इसकी भी डेवलपमेंट कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले इस्लामाबाद में हुई थी, और ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए टॉकिंग एटीएम्स अरेंज की गई थी, ठीक है। 25 पे है ड्यूटी कस्टम फ्री इम्पोर्ट कार, ठीक है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटी जो है वो दी गई थी पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, कि वो ड्यूटी फ्री कस्टम कार इम्पोर्ट कर सकते हैं, और यही ड्यूटी फ्री इसके अलावा कोई और कार नहीं वो परचेज़ कर सकते, इंपोर्ट कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी कस्टम फ्री कार जो है वही ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसने की थी? कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान हैज़ इशूड, ठीक है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसने इसको इशू किया था, इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ कार, ठीक है। ड्यूटी फ्री कार जो है या कस्टम कार, ये पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इसने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। और ये कौन से पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? ये ओनली फिज़िकल हैंडीकैप जो हैं या फिज़िकल डिसेबल्ड, उनके लिए ही ये कार जो है वो की फैसिलिटी मौजूद है। अदरवाइज़ अदर डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंडिविजुअल्स इसकी फ़ैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। और इसकी 1300 सीसी की जो कैपेसिटी की कार है, बस वही वो परचेज़ कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री कस्टम कार 1300 सीसी, 1300 सीसी की कार है ये, और यही परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इंडिविजुअल का, जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ठीक है। और उसकी सैलरी, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और उसकी सैलरी 20,000 से लेकर 1 लाख के रेंज में होनी चाहिए। इसकी ड्यूरेशन में होनी चाहिए, ड्यूरेशन नहीं, इसकी रेंज में होनी चाहिए 20,000 से 1 लाख की रेंज में। इसके दरमियान या तो 20,000 हो या 20,000 से ऑनवर्ड 1 लाख तक हो, ठीक है। अच्छा, पर मंथ उसकी ये सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ डिसेबल पर्सनस, अच्छा ठीक है, ओके। एक बात और मज़ीद आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये 2010 में आईडी कार्ड डिसेबल इशू हुए थे, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट्स हुई थी 2010 में, और 2014 में खिदमत कार्ड, और इसकी अमाउंट कितनी थी? 1000, ठीक है। 1000 से 1500 तक हो गई थी, और इसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। 2014 में इसकी ये इशू हुए थे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। और हिम्मत कार्ड, अब 2024 में हिम्मत कार्ड दिए जा रहे हैं, और ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए होते हैं। वो जो नॉट फिट टू वर्क हैं उन इंडिविजुअल्स को ये दिए जाते हैं हिम्मत कार्ड, और इसकी अमाउंट कितनी है? 10,000 से 10,500, ठीक है।
ये इतनी रेंज में अमाउंट दी जाती है। और ये सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, और जो जब सर्वे करते हैं तो जो इनको सर्वे के दौरान इंडिविजुअल को ये देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, फिर उसका कि पर्सन जो है वो इस फैसिलिटी, मतलब पर्सन जो है वो इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है नहीं है, तो इस चीज़ को देख के तो फिर जो है वो हिम्मत कार्ड लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट कोटा इंक्रीज़, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कोटा इंक्रीज़, ये 3% कोटा इंक्रीज़ हो गया था 2015 में, ठीक है। डिसेबिलिटी की रेशो को मद्देनज़र रखते हुए 3% हो गया था 2015 में। अब ये चीज़ को माइंड में ज़रूर रखिएगा, ये हमने पीछे पढ़ा था 1981 में जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो ज़िया गवर्नमेंट में आया था, उसमें 1% कोटा था, ठीक है। उसके बाद फिर 1998 में डिसीजन लिया गया था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो कोटा है उसको बढ़ा के 2% कर दिया जाए। और ये जो 1998 में डिसीजन तब लिया गया था, जो 1998 में जो सेंसस हुई थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, उसकी जो रेशो थी वो कितनी थी, 2.49, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 2% का डिसीजन लिया गया था। और ये 1999 की पॉलिसी में इसको, जो जब पॉलिसी फार्मूलेट हुई थी तो ये उसमें क्या था जी, तो जो 1999 की पॉलिसी थी उसमें जब फार्मूलेट हुई थी तो उसमें इसको ऐड किया गया था, ठीक है। और 2002 की पॉलिसी में इस पे इम्प्लीमेंट हुआ था 2% कोटा पे, और फिर इसको बढ़ा के 3% कर दिया गया 2015 में, ठीक है। अच्छा, कोटा के बारे में जो है वो एम्प्लॉयमेंट कोटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं। खिदमत कार्ड, ठीक है। खिदमत कार्ड RS 1000 पर मंथ, ठीक है, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को दिया जाता था। और ये 2014 में फ्री एजुकेशन, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ्री एजुकेशन दी जाएगी। एक ये डेवलपमेंट हुई थी। ऑल स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, जितने भी स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री मेडिकल, ठीक है। ऑल द PWDs जो है ना, ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में, इनको फ्री जो है वो ट्रीटमेंट होगा इनका, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। 30 है ट्रैवलिंग चार्जेस, ठीक है। इसमें 50% कंसेशन कर दी थी एयर, PIA और रेलवेज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये ऐसा जितनी भी है इसमें 50% कंसेशन कर दी थी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी, माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी कौन देता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को? ये अखुवत सेंटर है, ठीक है, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये दिस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड बाय अखुवत ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अखुवत ऑर्गेनाइजेशन है एक, सॉरी इज़ है, वाज नहीं है, क्योंकि था नहीं है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अखुवत ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है। ये पंजाब में है, ठीक है। और पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोवाइड कर रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। और इसका प्रोसेस ये है कि पहले जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को ये माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी देते थे तो एक ग्रुपिंग की सूरत में देते थे, मतलब 3 का 4 का ग्रुप बनता था। और उसकी सूरत में ये तकरीबन 25,000 से स्टार्ट करते थे। 25 पहली बारी, अगर पहली बारी में लेते थे तो 25, और फिर जब वो उसकी आसान किस्तों पे वो वापसी हो जाती थी उसके बाद फिर सेकंड टर्म में देते थे, मतलब सेकंड दूसरी बार जब अप्लाई करते थे लोन के लिए तो उसमें ये फिर 50,000, ठीक है। और देन फिर तीसरी बारी में फिर 1 लाख, और फिर जैसे जैसे और इसके लिए ज़रूरी है कि रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए इंसान का, ठीक है। लेकिन अब इसको चेंज करके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो उनको इंडिविजुअली दिया जाता है, और उनके साथ उनको ग्रुप की सूरत में नहीं दिया जाता। और बाकी जो विदाउट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ग्रुपिंग की सूरत में ही दिया जाता है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी। तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जब लोन प्रोवाइड करती है, देती है, तो सिर्फ एक गारंटियर की ज़रूरत होती है इनको, ठीक है। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। 1% यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है। उसके बाद 32 पे है 1% यूनिवर्सिटी कोटा।
एमफिल में और पीएचडी दोनों में 1% यूनिवर्सिटी में कोटा जो है वो था एज अ स्टूडेंट। लो विजन रिहेबिलिटेशन सेंटर एक मिनट जी, लो विजन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स LVRC, ठीक है, LVRC। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो लो विजन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे। इसमें बस इतना ही है। और इसमें लो विजन की रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मवाद और उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाता था, ठीक है। एज लिमिट कंसेशन ये दी गई थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर ड्यूरिंग जॉब, ठीक है। ड्यूरिंग जॉब के दरमियान इनको 10 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है विद पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ के निस्बत, ठीक है। देन है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये डिसेबल पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए, ठीक है। ये डेवलपमेंट हुई थी एडिशनल कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, पहले ये एडिशनल कन्वेंस अलाउंस जो है वो दिया जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। पहले ये 1000 था, फिर 2017 या 18 में इमरान खान के गवर्नमेंट में इसको बढ़ा के 2000 कर दिया गया। और उसके बाद कुछ स्ट्राइक और अपने मींस के अपने राइट्स के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने आवाज़ उठाई और फिर इसको बढ़ा के 6000 कर दिया गया और अब करंट ये 6000 है, ठीक है। डिसेबिलिटी अलाउंस, ठीक है। देन हमारे पास है डिसेबिलिटी अलाउंस। अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बार बार फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहे हों लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे, तो क्या है कि वो एक डिपार्टमेंट है उसमें वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उनको डिसेबल अलाउंस दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस सारा ये है कि मैं देखती हूँ। इफ़ अ डिसेबल पर्सन फेल्स टू गेट जॉब, ठीक है, वो बार बार जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो फेल हो रहा है, कौन, डिसेबल पर्सन, ऑन फ्रीक्वेंट अटैम्प्ट, बार बार अटैम्प्ट करने पे। देन NCRDB, एक NCRDB इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, वो प्रोवाइड करता है डिसेबिलिटी अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ अटैम्प्टिंग। आपकी जो अटैम्प्ट्स हैं उनको देख के उनकी बेस पे वो आपको डिसेबल अलाउंस देता है, प्रोवाइड करता है। आपको अपने वो जो अटैम्प्ट्स जितनी बार भी आपने अटैम्प्ट्स किया है उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे डिपार्टमेंट को, ठीक है। NCRDB सेक्टर जो है उसको आपको प्रोवाइड करने होंगे। अब NCRDB क्या है? नेशनल कमीशन फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल पर्सनस, ठीक है, ये है। 38 पे है पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन, इसमें ये पूरे पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए काम कर रही है टीम, ठीक है। पोलियो की जो है वो टीम काम कर रही है। तो फ्री असिस्टिव डिवाइसेस 39 पे है, फ्री असिस्टिव डिवाइसेस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टिव डिवाइसेस दी जाती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को असिस्ट करती हैं, इसमें व्हील चेयर हो सकती है, वाइट केन हो सकती है, हेयरिंग एड्स होती हैं, ठीक है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान बैतुल माल, ही शी इज़, मेल को भी और फीमेल को भी। और आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना डिसेबल सर्टिफिकेट जो है वो सेंड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की जा सकती हैं। स्मॉल बिजनेस ग्रांट, ठीक है, ग्रांट दी जाती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, छोटी सी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो इंटरेस्टिंग हैं स्टार्टिंग ऑन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक ही बार लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रांट के लिए। और वो ग्रांट कितनी होनी चाहिए? फ्रॉम पाकिस्तान बैतुल माल, और ये पाकिस्तान बैतुल माल ही ये ग्रांट देती है, ठीक है। अमाउंट अच्छा, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितनी ग्रांट देती है ये? 5000 से 50,000 की रेंज में देती है। इससे तो अखुवत ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही बेहतर है, जो अच्छी ग्रांट दे रही है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है। ये जो बैतुल माल्स
है ये तो बस ऐसी फिर नाम की ग्रांट ही देता है। खैर छोड़ें, आगे चलते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर, ठीक है, दीज आर अवेलेबल, ये जो हैं ये अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं ऑन इंटरनेट इन इंग्लिश एंड उर्दू वर्जन, ठीक है, उर्दू वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में, जिस तरह के भी हैं असिस्ट करने वाले, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, ख़ास तौर पे विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स को, लाइक मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के लिए जो होते हैं, कंप्यूटर के लिए, और ये कौन कौन से होते हैं, जॉस होता है, ठीक है, जॉब एक्सेस विद स्पीच, ठीक है, जॉज स्टैंड फॉर जॉब एक्सेस विद स्पीच, और ये पीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया, और जब मैंने अटेम्प्ट किया था उस वक्त भी आया था 2023 में। इसके अलावा NVDA स्टैंड फॉर नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आए हुए होते हैं। NVDA स्टैंड फॉर और जॉ स्टैंड फॉर, ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री आर्टिफिशियल लिम्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ठीक है, तो ये ओवरऑल जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें फ्री आर्टिफिशियल जो लिम्स हैं वो दिए जाते हैं। प्रोस्थेटिक आई जैसे है, ठीक है, एनोथेल्मिया में प्रोस्थेटिक आई की ज़रूरत होती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है। इसके अलावा किसी का हैंड नहीं है तो आर्टिफिशियल हैंड लगाने के लिए, लेग नहीं है तो आर्टिफिशियल लेग लगाने के लिए तो ये दी जाती हैं, ठीक है। और इसके लिए भी जो है वो किसकी बेस पे देते हैं, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बेस पे देते हैं। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है आपका तो आप इन चीज़ों से, इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। स्पेशल रिक्रिएशनल पार्क्स एंड बिल्डिंग्स, इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है पहले भी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल रिक्रिएशनल लेयर एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स होने चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग्स होनी चाहिए। तो ऐसे चीज़ पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन तो नहीं मिलता है, नई बनाई गई हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई पार्क पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग से बनाया गया हो या उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हो या कोई अलग से बिल्डिंग बनाई हो। हाँ ये है कि पब्लिक जो बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जो एग्जिस्टेड बिल्डिंग्स हैं या फिर जो न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो उनमें होता है कि फ़ैसिलिटीज़ उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग फ़ैसिलिटीज़ होती हैं या फिर स्कूल्स वगैरह में होती हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होती हैं। अदरवाइज़ तो ऐसी कोई सीन नहीं मिलता, ना फुटपाथ पे कोई फैसिलिटी होती है ना। खैर आगे चलते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस पे भी काम किया गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। 45 पे है साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ठीक है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की गई थी ऑन पीटीवी पर, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स इस पे आते थे, लाइक बोलते हाथ जैसे कि, ठीक है, और एट्सेट्रा। तो CSS एग्ज़ाम परमिशन, CSS के लिए एग्ज़ाम की परमिशन दी गई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, अलाउड अपेयर टू इन CSS, ठीक है, CSS एग्ज़ाम के लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जो है वो परमिशन दी गई थी कि वो अपेयर कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात की। ये कहा गया कि भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट वोकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं, ठीक है। तो इस वक्त कौन कौन से सेंटर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ये इस्लामाबाद में है, ये नेशनल है, ठीक है। वोकेशनल, अब वो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, अब जितने भी हैं वो लाहौर में है, ठीक है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कोयटा है और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कराची। तो ये 5 ट्रेनिंग सेंटर हैं जिसमें से एक नेशनल है और 4 जो हैं वो नेशनल नहीं हैं, वो बल्कि अपने अपने एरियाज़ में हैं, ठीक है। करंट इंसेंटिव, ठीक है, करंट इंसेंटिव जो है वो पंजाब में स्पेशल एजुकेशन के हवाले से क्या दिया जा रहा है, ये है करंट इंसेंटिव इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में जो है वो इंसेंटिव दिया जा रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। नंबर 1 पे है फ्री एजुकेशन दी जा रही है। नंबर 2 पे है फ्री पिक एंड ड्रॉप, फ्री पिक एंड ड्रॉप, ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ठीक है। फ्री बुक्स एंड ब्रेल बुक्स 4 पे है वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है। फ्री असेसमेंट की जाती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस, व्हील चेयर, वाइट कैन्स वगैरह जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं।
फ्री यूनिफॉर्म्स विद शूज़ दिए जाते हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फ्री रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फिजियोथेरेपीज़ के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट है 870% अगर आपकी प्रेजेंट है तो 800 स्टिपेंड दिया जाएगा पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इंसेंटिव जो दिए जा रहे हैं पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को। तीन यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, ठीक है, विद शूज़, विद बनियान, विद टाई। तो पहले कलर ब्लू पैंट और डार्क ब्लू शर्ट होती थी और टाई नहीं होती थी, ठीक है। बाद में इसको चेंज कर दिया गया कलर को, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का यूनिफॉर्म अब किस तरह से है, अब ब्लू पैंट और ब्लू टाई एंड वाइट शर्ट, ठीक है। तो अब टाई को भी बीच में इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा यूनिफॉर्म में जितनी शर्ट्स दी हैं, मतलब 3 यूनिफॉर्म है तो 3 यूनिफॉर्म के साथ विद शूज़, विद सॉक्स एंड विद बनियान, तो इस तरह से दिया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारी डेवलपमेंट की कि पाकिस्तान से बनने से लेकर, या पाकिस्तान जब बना नहीं था उसके पहले से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई, पॉलिसीज़ को हमने विद इन डिटेल पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी थी, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें पूछी जाती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, फेलोज़, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।